हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन के अंतर्गत श्वसन तंत्र, निःश्वसन और निःश्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्वसन क्या होता है। तो श्वसन मानव शरीर का एक अनिवार्य ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। यह एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जब मनुष्य द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, भोज्य पदार्थ एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। भोज्य पदार्थ के अंतर्गत हम शर्करा और वसा को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मनुष्य के द्वारा जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोजन का पूर्ण या आंशिक अपघटन होता है। इसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है या फिर सरल कार्बनिक पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में पूर्ण या आंशिक अपघटन होता है। इस क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज उपस्थित होता है। तो इस ग्लूकोज के अणु को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसे सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कोशिकाओं के माध्यम से होती है। इस कारण श्वसन की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा जो है माइक्रोकांडिया में संचित होती है। माइक्रोकांडिया कोशिका में पाया जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है कि माइक्रोकांडिया कोशिका में पाया जाता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक अर्थात हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि क्रियात्मक का अर्थ होता है कोशिकाओं के माध्यम से ही हमारे शरीर में संपूर्ण कार्य संचालित होता है। कोशिका में पाया जाता है माइक्रोकांडिया, जहाँ पर भोजन से प्राप्त ऊर्जा एकत्रित होती है और इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा होती है वह कोशिका में संचित होती है, वह कोशिका में स्थित माइक्रोकांडिया में संचित होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइक्रोकांडिया में संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे हमें याद रखना है कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला विभिन्न प्रकार के यौगिक होते हैं। इसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है एडिनिन, दूसरा होता है राइबोस और तीसरा होता है 3 फास्फेट वर्ग। इन तीनों से मिलकर बना होता है एटीपी, जो कि एक ऊर्जा का रूप होता है और यह माइक्रोकांडिया में संचित होता है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। भोजन जो ग्रहण करते हैं वह एटीपी के रूप में परिवर्तित होता है और यह भी एक प्रकार का सरल कार्बनिक यौगिक होता है। और इस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए ऊर्जा के रूप में किया जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमारी कोशिका, जो कि एक क्रियात्मक इकाई होती है, उस कार्य को संचालित करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह इसी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग करता है और विभिन्न कार्यों को संचालित करता है। इसलिए श्वसन हमारे शरीर का एक अनिवार्य ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और यह एक प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसे भी हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, जैसे उपचयन प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया। तो हमें याद होना चाहिए कि श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है, जबकि दहन एक उपचयन प्रक्रिया है। अब हम विभिन्न जीवों में उपस्थित श्वसन तंत्र को देखते हैं कि विभिन्न जीव श्वसन किस प्रक्रिया के माध्यम से और किस अंग के माध्यम से लेते हैं। चलिए देखते हैं। कोशिकीय जीव अमीबा और सरल बहुकोशिकीय जीव स्पंज और हाइड्रा, ये दोनों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह परासरण और विसरण के माध्यम से होती है। इसे हमें याद रखना है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है, उसके संपूर्ण शरीर की जो रचना होती है वह केवल एक कोशिका के माध्यम से निर्मित होती है। सभी कार्य केवल एक कोशिका के माध्यम से करता है, तो वह परासरण और विसरण की प्रक्रिया के द्वारा श्वसन का कार्य करता है। जबकि जो कीट होते हैं उसमें ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है। नेरीज में जो श्वसन अंग होता है वह त्वचा होता है। इसे पैरोपोडिया वर्ग कहा जाता है। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कीट का श्वसन अंग कौन सा है। तो कीट का श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, जबकि नेरीज का श्वसन अंग त्वचा होता है। नेरीज त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है, जबकि जो जलीय जीव होते हैं उनमें गलफड़ा और क्लोन पाया जाता है। जैसे कि मछली होता है
उसमें गलफड़ा और क्लोन के माध्यम से वह श्वसन करता है। स्थलीय जीव जैसे मनुष्य और सभी स्तनधारी वर्ग, सरीसृप वर्ग, ये सभी फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। अगला मेंढक होता है। मेंढक का श्वसन अंग फेफड़ा और त्वचा होता है। मेंढक दोनों माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। वह बाह्य स्थल पर फेफड़ा के माध्यम से, जबकि जल में त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। हमारे श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें से 60% ऊष्मा के रूप में होती है, जबकि 40% एटीपी के रूप में होती है। और इसी एटीपी का उपयोग माइक्रोकांडिया में संचित होने के पश्चात कोशिका के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करने के लिए किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें कितने प्रतिशत मात्रा ऊष्मा होती है। तो उसमें 60% मात्रा ऊष्मा होती है, जबकि 40% मात्रा एटीपी होती है। अब हम श्वसन के अंतर्गत श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया देखते हैं। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, इन दोनों प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। इसमें नाम से स्पष्ट है कि ऑक्सी श्वसन मतलब वे श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे कहा जाता है ऑक्सी श्वसन, जबकि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है उसे कहा जाता है अनाक्सी श्वसन। चलिए सबसे पहले हम ऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सी श्वसन जो मैंने अभी बताया कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तो उससे जल और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसमें जो ऊर्जा की मात्रा होती है वह अत्यधिक होती है। इसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है 686 किलो कैलोरी। इसे हमें याद रखना है, यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कितनी होती है, 686 किलो कैलोरी या फिर होती है 38 एटीपी। इन दोनों बिंदुओं को याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है 38 एटीपी या फिर होती है कैलोरी में 686 किलो कैलोरी। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया दूसरे चरण में होती है, हम उसे आगे अच्छे से देखेंगे। अभी हम केवल ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज प्राप्त होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसमें उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होती है। इसे हमें याद रखना है कि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह क्रिया माइक्रोकांडिया और कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इस कोशिका में पाया जाता है माइक्रोकांडिया, जिसे कि पावर हाउस कहा जाता है, जबकि कोशिका द्रव उसके अंदर में स्थित द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है। इन दोनों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया पौधों और सभी जंतुओं में होती है। विस्तार से देखते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो किन किन चरणों के माध्यम से उसका ग्लूकोज से वह एटीपी के रूप में परिवर्तित होती है। पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और वह जो है माइक्रोकांडिया में चला जाता है। इसे हमें याद रखना है कि श्वसन के जो प्रथम चरण होता है उसमें पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और पूर्ण ऑक्सीकरण होने के पश्चात वह माइक्रोकांडिया में चला जाता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात ही यह एटीपी के रूप में परिवर्तित होती है और यही ऊर्जा कोशिका के माइक्रोकांडिया में संचित होती है। और पायरूवेट के टूटने से ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि ग्लूकोज के उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। एटीपी में जो ऊर्जा संचित होती है उसका उपयोग कोशिका के द्वारा विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए किया जाता है। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि ऑक्सी श्वसन में जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं और उसके साथ 686 किलो कैलोरी और 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। यह क्रिया माइक्रोकांडिया और कोशिका द्रव दोनों में संपन्न होती है, जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। माइक्रोकांडिया और कोशिका द्रव अंदर भरा रहता है। यह क्रिया जो है ऑक्सी श्वसन पौधों और सभी जंतुओं में होती है और प्रथम चरण में जो पायरूवेट होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और वह माइक्रोकांडिया में चला जाता है। यही ऊर्जा के रूप में एटीपी के रूप में माइक्रोकांडिया में संचित होती है, जिसका उपयोग कोशिकाओं के द्वारा
विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए किया जाता है। अब हम अनाक्षी श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। अनाक्षी श्वसन में जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वह एल्कोहल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में 21 किलो कैलोरी ऊर्जा और 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में हमें याद रखना है कि 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है या फिर 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अगर परीक्षा में हमें किलो कैलोरी में पूछा जाए तो वह 21 किलो कैलोरी होगी, जबकि एटीपी में पूछा जाए तो वह 2 एटीपी होगी। इसमें जो उत्पाद के रूप में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है। हमने देखा कि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण या आंशिक ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के पश्चात 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करते हैं और यह प्रक्रिया जो है विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है। एंजाइम हमारे शरीर के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, तो इसमें विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है और अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसे हमें याद रखना है कि पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रक्रिया होती है, इसे हमने पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। अगले चरण में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। यह पायरुवेट ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है जो कि एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। यह जो एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है वह ऑक्सी श्वसन में प्राप्त होती है। ऑक्सी श्वसन दूसरे चरण की प्रक्रिया होती है, जबकि अनॉक्सी श्वसन पहले चरण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले अनॉक्सी श्वसन होता है जिसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। उसके पश्चात ग्लूकोज के 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात पायरुवेट जो है एटीपी के रूप में परिवर्तित होते हैं और यही एटीपी माइक्रोकांडिया में एकत्रित होकर कोशिका को विभिन्न कार्य संचालित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ऑक्सीजन के अभाव में अनाक्षी श्वसन में जब पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। जब कोई धावक होता है या फिर कोई बहुत मेहनत करने वाला इंसान होता है तो उसे दर्द का महसूस होता है। वह दर्द उसके हड्डियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने के कारण होता है। धावकों की पेशी में जो दर्द होती है वह उसके लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने के कारण होती है। अगले चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यही पायरुवेट जो है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसी पूर्ण ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है और यह एटीपी के रूप में परिवर्तित होती है। अनॉक्सी श्वसन में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो अनॉक्सी श्वसन में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सरल कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये सरल कार्बनिक पदार्थ एथिल अल्कोहल या फिर साइट्रिक अम्ल होते हैं। इसे हमें याद रखना है कि अनॉक्सी श्वसन में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सरल कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है। हमने देखा कि ऑक्सी श्वसन जो है माइक्रोकांडिया और कोशिका द्रव दोनों में संपन्न होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन केवल कोशिका के कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इसे हमें याद रखना है कि अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया जो है सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट या फिर कुछ परजीवी जीवाणुओं में पाया जाता है। अगला हम ऑक्सीजन का परिवहन देखते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रुधिर के द्वारा होता है। रुधिर में लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और इसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बना होता है। हीम एक प्रकार का रंजक होता है जिसके केंद्र में लोहा पाया जाता है और इसी लोहे में एक क्षमता होती है कि वह ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है, ऑक्सीजन को त्याग कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सकता है और उसे त्याग कर सकता है। इसी क्षमता के कारण रक्त जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और विखंडित होकर वह अलग हो जाता है। इसी क्षमता के माध्यम से वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। इसे हमें याद रखना है। एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है 4 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की प्रक्रिया भी हीमोग्लोबिन के माध्यम से होती है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है और उसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट यौगिक के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट यौगिक H2CO3 के रूप में शरीर के विभिन्न भागों के ऊतकों से फेफड़ों तक तथा उसे शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त के माध्यम से इसका परिवहन होता है। और वह किस रूप में होता है? तो वह बाइकार्बोनेट यौगिक के रूप में होता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया हमने देखा कि
ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहा जाता है और इसी प्रक्रिया को निःश्वसन और निःश्वसन कहा जाता है। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसे कहा जाता है निःश्वसन, और जबकि निःश्वसन की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है। निःश्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो इसके कारण जो हमारा फेफड़ा होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के दौरान हमारे फेफड़े का आयतन कम हो जाता है। गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके HbO2 बनाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हमारे शरीर में रक्त का परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, जो कि रुधिर का एक घटक होता है, और वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब हम श्वसन तंत्र के अंग देख लेते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। तो सबसे पहला होता है नासा छिद्र, दूसरा होता है नासापथ, तीसरा होता है स्वर यंत्र, चौथा होता है श्वास नली, और उसके पश्चात होता है ब्रोकाई या ब्रोकियोल्स। इन सभी से मिलकर हमारे श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, तो इसे हमें याद रखना है कि इसके अंतर्गत नासा छिद्र, नासापथ, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोकाई या ब्रोकियोल्स आते हैं। सबसे पहले हम नासा छिद्र देख लेते हैं। ये है नासा छिद्र। यह जो हमारे नाक होता है उसके जो द्वार होता है उसे कहा जाता है नासा छिद्र। उसके पश्चात होता है नासापथ। हमारे द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है वह श्वास नली के माध्यम से आगे बढ़ता है। उसके पश्चात होता है स्वर यंत्र। ये जो उभरा हुआ भाग देख रहे हैं वह है स्वर यंत्र। उसके पश्चात होता है श्वास नली। स्वर यंत्र के पश्चात हमारा जो नली होता है वह दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो है आहार नली होता है, जबकि दूसरा होता है श्वसन नली। तो उसके पश्चात जो श्वसन नली होता है वह हमारे फेफड़े से जुड़ता है, तो इसे कहा जाता है श्वसन नली। उसके पश्चात होता है ब्रोकाई। हमारा जो श्वसन नली होता है वह दो भागों में बढ़ जाता है, जो कि बायां और दायां फेफड़े में जुड़ जाता है। तो चलिए इसे विस्तार से देख लेते हैं। नासा छिद्र या नासापथ क्या होता है। तो मनुष्य में दो नासा छिद्र होते हैं और वायु यहीं से प्रवेश करती है। उसके पश्चात होता है श्वास नली या श्वास नाल। इसे हमें याद रखना है कि वायु में ग्रसनी से होते हुए एक चौड़ी नली में खुलती है। इस क्षेत्र को ग्रसनी कहा जाता है और इसके पश्चात वह एक चौड़ी नलिका के रूप में खुलती है, जिसे कि नासापथ कहा जाता है। अगला होता है स्वर यंत्र, जिसे लेरिक्स भी कहा जाता है। स्वर यंत्र को लेरिक्स भी कहा जाता है और यह श्वास नाल का अंतिम भाग होता है और यह बक्सेनुमा आकृति का होता है। श्वास नली जो होता है वह दो भागों में बढ़ जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो दो भागों में बढ़ गई है उसे कहा जाता है ब्रोकाई। इन दोनों को सम्मिलित रूप से ब्रोकाई कहा जाता है, जबकि एक को ब्रोकस कहा जाता है। अगर आप केवल एक को लेंगे तो उसे ब्रोकस कहा जाएगा, जबकि दोनों को सम्मिलित रूप से ब्रोकाई कहा जाएगा। उसके पश्चात वह नली आगे बढ़कर ब्रोकियोल में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक ब्रोकस जो है बहुत सारी पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे ये आगे बढ़कर बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाएगा तो उसे कहा जाएगा ब्रोकियोल। उसके पश्चात होती है कुपिकाएँ, जो कि फेफड़े का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसी कुपिकाओं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्षरण की क्रिया होती है। यह फेफड़े का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कुपिकाएँ। जो ब्रोकियोल होती है, जो नलिका होती है बहुत सारी, वह आगे बढ़कर कुपिकाओं का निर्माण करती है। यह हमारे फेफड़े की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक इकाई होती है। हमारा फेफड़े का निर्माण कुपिकाओं से होता है। कुपिकाओं के द्वारा हमारे फेफड़े का निर्माण होता है और जो कुपिकाएँ होती है वह बहुत ही स्पंजी होती है, सॉफ्ट होती है और यह हमारे शरीर का सबसे नाजुक भाग भी होता है। इसे हमें याद रखना है कि कुपिकाएँ हमारे शरीर का सबसे नाजुक भाग होता है और यही कुपिकाएँ ऊपरी सिरे में श्वास नली से जुड़ी होती है और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्धिकरण होता है। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है कि मनुष्य के जो श्वसन तंत्र होते हैं उसके अंतर्गत नासा छिद्र, नासापथ, स्वर यंत्र, श्वास नली और ब्रोकाई ब्रोकियोल्स आते हैं। और ब्रोकाई ब्रोकियोल्स क्या क्या होते हैं इसे भी हमें याद रखना है कि ब्रोकाई जो होता है वह श्वास नाल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दो भागों में बटा है उसे ब्रोकाई कहा जाता है, जबकि एक को ब्रोकस कहा जाता है। वह आगे बढ़कर ब्रोकियोल में परिवर्तित हो जाती है। ब्रोकियोल जो है आगे बढ़कर शाखाओं के रूप में खुलती है और उससे कुपिकाओं का निर्माण होता है। हमारे फेफड़े की क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है कुपिका। हमारा फेफड़ा कुपिकाओं से मिलकर बना होता है। यह हमारे शरीर का सबसे नाजुक भाग होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फेफड़े की संरचना
और उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।